दोस्तों आज जो कॉमिक्स कंपनी है उसका नाम है क्रिगी का कहर। ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। क्रिगी का कहर। राजनगर में जब भी रात जवान होती है, शहर के विभिन्न माफिया गैंगों के गुंडे शिकार की तलाश में अपने अपने अड्डों से बाहर निकल आते हैं। और तभी वातावरण में गूंज उठती है एक धड़ धड़ाहट, एक स्पेशल मोटरसाइकिल की धड़ धड़ाहट, जिसे सुनकर हर अपराधी का खून सूख जाता है। समझदार तुरंत वापस अपने अड्डों में घुस जाते हैं और ना समझोगी मंजिल होती है पुलिस स्टेशन का लॉकअप और फिर जेल। यह कहानी अनगिनत रातों से दोहराई जा रही है और तब तक दोहराई जाती रहेगी जब तक राजनगर की रखवाली करता रहेगा उसका अद्भुत रक्षक सुपर कमांडो ध्रुव। लेकिन अपराध के कई रूप होते हैं और अपराध करने के कई कारण, और उनमें से एक कारण राजनगर की सीमा से लगे घने जंगलों में स्थित इस प्राचीन कुटी के अंदर है, जिस कुटी में हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि ज्ञान की खोज किया करते थे और उस ज्ञान को काष्ठ पत्थरों पर दर्ज किया करते थे। आज शायद कोई इन्हीं काष्ठ पत्थरों की तलाश में यहाँ पर आया है। प्राचीन काष्ठ पत्थर। कहीं ये काष्ठ पत्थर पुराणों का वहीं खोया हिस्सा तो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। देखूं इस पर क्या लिखा है। रक्ष जाति और देव जाति के मध्य युद्ध और घमासान हो रहा था, परंतु देवों का पड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। रक्षों अर्थात राक्षसों की मायावी शक्ति कम हो रही थी। उनको मायावी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए शक्ति के स्रोत लाल हीरे की आवश्यकता थी, जो पूर्वांचल के सम्राट शाहसुंग के पास था। रक्षों से हमले का खतरा बढ़ जाने पर शाहसुंग ने उस शक्ति पुंज लाल हीरे को देवों के हाथ में सौंप देने का निर्णय लिया। यह कहानी तो मैं खुद भी जानता हूँ। देखूं कि इसमें आगे काम की बात लिखी है या नहीं। देवों ने लाल हीरे को पूर्वी हिमालय पर स्थित कलिंपा मठ में स्थापित कर दिया और अमर योद्धा निंजा क्रिगी को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर देवों ने मठ को उस माऊर्जा से ढक दिया जो केवल राक्षसों के लिए ही घातक थी। कुछ रक्षों ने मठ में घुसने का प्रयत्न भी किया, परंतु माऊर्जा के कवच ने उनको जलाकर भस्म कर दिया। राक्षसों के पास अब मायावी शक्तियां प्राप्त करने का बस मेरा काम हो गया। मेरी सैकड़ों वर्षों की तलाश पूरी हुई। मुझे उस शक्ति स्रोत का पता चल गया है जो राक्षस जाति को एक बार फिर ब्रह्मांड पर राज कराएगा। राक्षस जात चंडकाल की जय। हा हा हा। राजनगर में माफिया बॉसों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। सुपर कमांडो ध्रुव, इस शैतान ने तो हमको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। हमारे धंधे बंद हो गए, हमारे लगभग सारे आदमी जेल में सड़ रहे हैं और उसको खत्म करने के हमारे सभी प्रयास बेकार भी हो चुके हैं। फरारी, अब आखिर ध्रुव को रास्ते से कैसे हटाया जाए? उसको मैं तुम लोगों के रास्ते से हटा दूंगा। फक, यह क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ माफिया सरदारों, मांत्रिकों का सरदार तांत्रिक चंडकाल और सभी जादुई शक्तियों का स्वामी भी। चंडकाल तांत्रिक जादू, हा हा हा। ऐसे जादूगरों के स्टेज शो मैंने बहुत देखे हैं। इस हाथ की सफाई दिखाने वाले से ध्रुव तो क्या एक मच्छर भी नहीं मरेगा। हा हा हा। मैं जादूगर नहीं, तांत्रिक हूँ मूर्ख, और अपने तंत्र का पहला चमत्कार मैं तुझ पर ही दिखाऊंगा। हा हा हा। चंडकाल ने अपने मंत्र दंड को उठाया और अगले पल हवा में घूमती एक गोलारी उभर आई और हंसने वाले माफिया बॉस के पैरों से आकर सट गई। ओह खच खच। फिर हाथों से ई आई। एक एक करके माफिया बॉस के अंग धड़ से जुदा होने लगे और कमरे में गूंजती चीखों का शोर बढ़ता गया, जो माफिया बॉस की गर्दन कटने के साथ ही शांत हुआ। वाह चंडकाल वाह, तुमने तो तबीयत खुश कर दी मेरी। थप थप। बहुत दिनों बाद इतनी भयानक मौत देखने को मिली। ध्रुव तुम्हारे सामने कभी नहीं टिक पाएगा, पर ध्रुव मुझे जिंदा चाहिए ताकि मैं अपने हाथों से उसकी बोटी बोटी अलग कर सकूं। लेकिन उसके बदले में तुम हमसे क्या चाहते हो? एक ऐसी चीज जो मेरे लिए बहुमूल्य है, पर मैं पहले तुम्हारा काम करूंगा और फिर अपनी फीस लूंगा। बताओ ध्रुव मुझे कहां पर मिलेगा? ध्रुव हर रात को राजनगर की सड़कों पर गश्त लगाता है। ओ, आज क्या बात है? चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। हवा तक एकदम खामोश है।
पूरे वातावरण में एक शैतानियत से गुली लग रही है। यह कुत्ता भी रो रहा है। इसी से पूछता हूँ, क्या बात है दोस्त, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? फुड़ौक। तांत्रिक चंडकाल के सामने सिर झुका बालक। चंडकाल, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? तुमको ध्रुव, क्या तुमको मेरी मदद की जरूरत है? मदद? हा हा हा। चंडकाल को तेरी मदद नहीं मूर्ख, लेकिन फरारी को तेरी जान चाहिए, और वह मैंने उस तक पहुंचाने का वादा किया है। फरारी, माफिया बॉस, तो तुम फरारी के आदमी हो। ऐसे नाटक मैंने बहुत देखे चंडकाल, और कई तांत्रिकों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए, तुम यहाँ से वापस धुआं बनकर फूट लो। अगर फरारी ने तुझे जिंदा उस तक पहुंचाने को न कहा होता, तो मैं भी तेरी आत्मा निकालकर उसे अपना गुलाम बना लेता। पर अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। चंडकाल के मंत्र दंड से एक लपट से निकली छपाक, और ध्रुव ने अपने आप को एक आग के पिंजरे में बंद पाया। हा हा हा। अब मैं तुझे इसी पिंजरे में फरारी तक ले जाऊंगा। अरे, यह क्या हो रहा है? मेरी आंखें जरूर धोखा खा रही है। यह किसी प्रकार का दृष्टि भ्रम है। आऊ, ये आग तो असली है। यानी यह चंडकाल सचमुच कोई तांत्रिक है क्या? मैं गोली बारूद से तो निपट सकता हूँ, पर तंत्र मंत्र से टक्कर कैसे ली जा सकती है? मिल गया जवाब। चंडकाल अपने तांत्रिक वाद मंत्र दंड के जरिए कर रहा है। यानी अगर यह दंड नष्ट कर दिया जाए तो यह पिंजरा भी गायब हो जाना चाहिए, और यह काम करने के लिए मेरा एक दोस्त यहाँ पर मौजूद है। अगले क्षण ध्रुव के गले से गुरगुराहट उभरी, और भयभीत कुत्ता अपना सारा भय भूलकर चंडकाल के हाथ पर झपट पड़ा। आई, अरे! इस अचानक हुई घटना से चकित होकर चंडकाल के हाथ से मंत्र दंड छुटकर नीचे जा गिरा, और मंत्र दंड से चंडकाल का मानसिक संपर्क भी टूट गया, और साथ ही साथ ध्रुव को कैद में रखने वाला आग का पिंजरा भी गायब होने लगा। मेरा ख्याल सही निकला, और इससे पहले कि चंडकाल वापस अपने मंत्र दंड तक पहुंच सके, मैं इस तक पहुंचकर इसको नष्ट कर दूंगा। अच्छा, तो तुम समझते हो कि मेरा मंत्र दंड तुम अपने पास रख सकते हो। मेरे मंत्र दंड को तुम दुनिया की कोई भी ताकत रोक कर नहीं रख सकती ध्रुव। ओ, यह मंत्र दंड तो सचमुच चंडकाल की तरफ खींच रहा है। अगर मंत्र दंड इसके हाथों में वापस पहुंच गया तो फिर मेरी हार निश्चित है। इसलिए चंडकाल का ध्यान एक बार फिर बटाना होगा। तड़ाक। निशाना ठीक था। पत्थर से टकराते ही चंडकाल का दिमाग पल भर के लिए अंधकार में डूब गया। मंत्र दंड से उसका मानसिक संपर्क दोबारा टूट गया, और उसी पल ध्रुव ने एक आश्चर्यजनक शक्ति दिखाते हुए कड़ाक मंत्र दंड के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं मूर्ख, यह तूने क्या किया? तूने मेरी वर्षों की तांत्रिक साधना के बाद प्राप्त हुए मंत्र दंड को नष्ट कर दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंडकाल की देखती आंखें ध्रुव की आंखों से टकराई, वो ध्रुव का पूरा बदन जड़ हो गया। यह मुझे सम्मोहित कर रहा है। मुझे इसके सम्मोहित पकड़ से बाहर निकलना ही होगा, वरना मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इस वक्त मेरे दिमाग को एक ऐसा तेज झटका चाहिए जो मुझे चंडकाल के सम्मोहन से आजाद करा दे। खट। अब तो हिल नहीं सकता दुष्ट लड़के। मैं अपने मंत्र दंड के टूटने का बदला तेरे लहू की एक एक बूंद पीकर लूंगा। अब मुझे यह रोड क्रॉसिंग इंडिकेटर ही बचा सकता है। मेरा दिमाग धीरे धीरे शून्य हो रहा है। आश्चर्य, तुम अब भी अपना हाथ जरा सा हिला सकते हो। कमाल की इच्छा शक्ति है तुम में, पर अब यह तुम्हारी कोई मदद नहीं। खटाक। ध्रुव ने एक झटके से तारों को बाहर खींच लिया। तारों के एक हल्के हल्के से स्पर्श से ही ध्रुव के पूरे बदन में बिजली का एक तेज झटका दौड़ गया। चढ़ चढ़। और ध्रुव का दिमाग तथा शरीर दोनों ही चंडकाल के सम्मोहनी शिकंजे से आजाद हो गए। फिर ध्रुव ने चंडकाल को संभलने का मौका नहीं दिया। यह सम्मोहन का जादू अपनी आंखों से करता है, इसलिए सबसे पहले इसकी आंखों का इलाज करना पड़ेगा, और इसका तरीका मामूली सा है। यह हो गई इसकी आंखें बंद। अब बोलो चंडकाल, तुम कितने साल के लिए जेल जाना पसंद करोगे? मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने मात दी है लड़के। तुम्हारी शक्ति और बुद्धि सचमुच तारीफ के काबिल है, पर तुम मुझे पकड़ सको इतनी काबिलियत तुम में नहीं है।
अरे यह तो धुआं बन रहा है। फटाक। मैं वापस आऊंगा ध्रुव, और उस दिन तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, क्योंकि अब की बार मैं तैयारी के साथ आऊंगा। हा हा हा। यह सब क्या था? सच या सपना? नहीं, सच था। यह टूटा हुआ मंत्र दंड इस बात का प्रमाण है। तंत्र मंत्र पर विश्वास करने को दिल तो नहीं करता, परंतु इस मामले की गहराई से छानबीन करनी होगी, क्योंकि ऐसे ही एक तांत्रिक वुड्डू से मैं पहले भी टकरा चुका हूँ। और फिर एडवांस एनर्जी रिसर्च सेंटर में। तंत्र मंत्र के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता ध्रुव, पर इस डंडे से एक अजीब सी ऊर्जा जरूर निकल रही है। ऊर्जा? जैसे विद्युत या प्रकाश ऊर्जा? नहीं, यह ऊर्जा वैसी नहीं है। इस प्रकार की आश्चर्यजनक ऊर्जा के बारे में मैंने न तो कभी कुछ सुना है और न ही पढ़ा है। और तुम तो जानती हो कि मैं दुनिया भर के कई देशों में काम कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से इस ऊर्जा के बारे में जानने वाला कम से कम पृथ्वी पर तो नहीं मिलेगा। अगर पृथ्वी पर नहीं, तो पृथ्वी के अंदर मिलेगा प्रोफेसर। पृथ्वी के अंदर? लड़के का दिमाग सनक गया है। पर ध्रुव जो सोच रहा था वह जानकर प्रोफेसर का दिमाग सनक जाता। अगर हमारा विज्ञान मेरी मदद नहीं कर सकता, तो मुझे स्वर्ण नगरी जाना होगा। समुद्र के तल में बसी स्वर्ण नगरी, जिनका विज्ञान हमारे विज्ञान से लाखों वर्ष आगे है। और फरारी के अड्डे पर तो तुम्हारा तंत्र मंत्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नहीं, उल्टे उसने मेरा दुर्लभ मंत्र दंड तोड़ दिया। और बगैर मंत्र दंड के मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों का वार किसी पर नहीं कर सकता। वह कैसे चंडाल? यूँ समझ लो कि तांत्रिक शक्तियाँ गोली है और मंत्र दंड बंदूक। बिना बंदूक के गोलियां नहीं चल सकती है। पर वैसा मंत्र दंड तो तुम दोबारा बना सकते हो। बना सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे वर्षों तक कठिन तांत्रिक साधना करनी होगी। ध्रुव का मेरे रास्ते से हटना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम्हारी शक्तियाँ तुरंत वापस आ जाएं? है। अगर मुझे पूरे हिमालय के एक मठ में रखा हुआ 7 सूंघ का लाल हीरा मिल जाए, तो मेरी शक्तियाँ तुरंत वापस आ सकती हैं। सच? फिर तुम ध्रुव को मार दोगे? तुम मुझे उस मठ का पता बताओ, मैं तुमको वह लाल हीरा लाकर दूंगा। मान गया मूर्ख। मेरा सारा नाटक कामयाब रहा। तो ध्यान से सुनो फरारी। और थोड़ी देर बाद फरारी काठमांडू के माफिया चीफ रोहिकारा से बात कर रहा था। सब ठीक से समझ गए ना रोहिकारा? यस बिग बॉस, आपका गुलाम सब समझ गया। अब आप निश्चिंत हो जाइए, हीरा कुछ घंटों बाद आपके हाथ में होगा। चंडकाल को यह नाटक काफी महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि ध्रुव ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। वाह, आज तो डॉल्फिन आदि सिटी में ही आ गई। कैसे हो दोस्त? आज तुम कब फिर मुझे लेकर स्वर्ण नगरी चलना है? उन लोगों ने शायद अपने रहने का स्थान बदल दिया हो, पर तुम जैसे घुमक्कड़ को वह स्थान जरूर मालूम होगा। डॉल्फिन को वह जगह शायद पता थी, लेकिन क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद डॉल्फिन ध्रुव को लेकर सागर की अथाह गहराइयों में उतर रही थी। और सिगरी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आई दोस्त? इस जगह पर तो स्वर्ण मानव पहले पहले रहा करते थे। इस वक्त तो यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। तुमको अवश्य कुछ भ्रम हुआ डॉल्फिन। हमको किसी और स्थान पर जाकर स्वर्ण नगरी की तलाश करनी चाहिए। क्या बात है डॉल्फिन, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? हे भगवान! पीछे घूमकर देखते ध्रुव का बदन कप कपाट से भर गया। डर से खून जमा देने वाला था। हत्यारी शार्कों का एक झुंड ये हमारी तरफ ही आ रहा है, और मेरे पास मंत्र दंड के इस टूटे टुकड़े के अलावा और कोई हथियार नहीं है। पहली शार्क के खतरनाक जबड़े से ध्रुव बाल बाल बचा, पर बचते बचते भी शार्क के तेज दांतों ने ध्रुव के पैर पर एक खरोंच मारी दी, और खरोंच से खून के पतली धार निकलकर पानी में घुलने लगी। शार्कों को और खूंखार बना देने के लिए खून की इतनी सी महक ही काफी थी। इनको मेरे खून की गंध मिल गई है। अब ये जब तक मेरा लंच नहीं कर लेती, तब तक ये मुझ पर हमला करती रहेंगी। किसी तरह से इनका ध्यान बटाना ही पड़ेगा। शार्कें ध्रुव की तरफ लपकी, पर तभी आगे बढ़ती शार्कों को डॉल्फिन की एक जोरदार टक्कर लगी, और हत्यारी शार्कें अपना संतुलन खो बैठी। ध्रुव ने यह मौका नहीं गंवाया। शार्कों के पेट की खाल मुलायम होती है,
डंडे का नुकीला सिरा इस खाल में कम से कम एक गहरी खरोंच तो मार ही सकता है, और इस खरोंच से निकलता खून बाकी शार्कों को इस शार्क की तरफ आकर्षित कर लेगा और वे मुझे भूल पर तभी आश्चर्य हो गया, अरे ये लकड़ी का डंडा डंडा तो शार्क के पेट में ऐसे घुस गया जैसे मक्खन में गर्म छुरी। खचाक, और एक हल्के से झटके से उसका पेट कटता चला जा रहा है। यह डंडा सचमुच मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। खून और मांस की झलक मिलते ही हत्यारी शार्क अपने साथी पर टूट पड़ी। वाह भगवान, तेरी दुनिया में कमजोर पड़ने वाले को कोई नहीं छोड़ता। अब हमारे पास मौका डॉल्फिन, चलो हमको स्वर्ण नगरी की तलाश करनी है। तुम चलती क्यों नहीं हो डॉल्फिन? यह तो यहाँ से हिल ही नहीं रही है, और अब बाकी शार्कें अपने साथियों को खाने के बाद फिर इधर आ रही है। मैं इस एक डंडे से इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता। कई भयावह जबड़े ध्रुव को चबा जाने के लिए एक साथ आगे लपके, पर उसी पल कड़ाक, अरे एक आग सारा पानी बर्फ में बदल गया है और सारी शार्कें इसमें कैद हो गई हैं। पर कैसे? हमारी शीत किरणों के लिए यह मामूली सा काम है ध्रुव। धनंजय, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने नहीं, बल्कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। इस वक्त तुम स्वर्ण नगरी के बाहर खड़े हो ध्रुव। पर स्वर्ण नगरी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी दिखा देता हूँ, देखो। धनंजय के हाथ उठाते ध्रुव की आंखों के सामने सोने की एक विशाल नगरी प्रकट हो गई। स्वर्ण नगरी अपनी पुरानी जगह पर ही है। स्वर्ण नगरी अपनी पुरानी जगह पर ही स्थित है ध्रुव, परंतु अब हम अपनी नगरी को अदृश्य किरणों से ढककर रखते हैं ताकि ग्रैंड मास्टर रोबो जैसे लोग दोबारा हम तक न पहुंच पाए। पर डॉल्फिन ने इस अदृश्य नगरी को कैसे देख लिया? हमारी अदृश्य किरणें सिर्फ मानवों की आंखों पर ही असर करती है, क्योंकि हमको खतरा सिर्फ मानवों से ही है, इन समुद्री जीवों से नहीं। अच्छा, तो इसलिए डॉल्फिन मुझको यहाँ से आगे नहीं ले जा रही थी। अब बताओ ध्रुव, तुमको एकाएक हमारी याद कैसे आ गई? और समुद्र की अथाह गहराई से बहुत दूर हिमालय की गगनचुंबी ऊंचाइयों पर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। यहीं वह घाटी लगती है सूला। यह सोडी नक्शे में इसी जगह पर निशान लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर घाटी के अंदर ले चलो राणा। बादलों के नीचे, वाह, बादलों के नीचे पूरी एक घाटी बनी हुई है, लेकिन मशीन गने लेकर आना बेकार हो गया यार। यहाँ पर तो चिड़िया तक नहीं उड़ रही है। आखिर हम गोली चलाएंगे किस पर? सुला की गोली चलाने की इच्छा जल्दी पूरी होने वाली थी, क्योंकि उनका उतरना अनदेखा नहीं गया था। उनको देख रहा था हिम मानव यतियों का राजकुमार शक्तिवान जिंगालू उड़नयान। यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर कोई उड़नयान पहली बार आया है, पर इनके इरादे नेक है या नहीं, यह जानने के लिए मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। सोडी, वह देख, एक प्राचीन इमारत। यह वही मठ होना चाहिए जिसके अंदर लाल हीरा रखा हुआ है। राणा, हेलीकॉप्टर यहीं उतारो, और जल्दी। राणा को हेलीकॉप्टर में ही छोड़कर सुला और सोडी अंधेरे मठ में घुस रहे थे, और अंदर रखा था सुला, देख, लाल हीरा। ओ, इससे तो तेज रोशनी की किरणें फूट रही हैं। सुला, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तुमको तो यहाँ की भाषा आती है। लिखा है यहाँ पर काल जय अमर मानिंजा किर्गी अपनी यौगिक साधना में लीन है। लाल हीरा उसकी साधना का केंद्र है। जो भी प्राणी इस लाल हीरे को हाथ लगाएगा उसे किर्गी निंजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। पत्थर पर पड़ी तारीख आज से सैकड़ों वर्ष पहले की है। ओह, मैं तो डर गया भाई। हीरा तुमने उठा ही लिया है। अब कहीं निंजा जी सैकड़ों साल बाद जग गए तो हमारी खैर नहीं है। अगर जग गए तो कम से कम मशीन गन को लाना सफल हो जाएगा। पीछे घूमकर मत देखना, नहीं तो निंजा किर्गी उठकर खड़ा हो जाएगा। हा हा हा, और हम दोनों को पकड़कर खा जाएगा। ही। यह क्या हो रहा है? मेरी साधना भंग हो रही है क्यों? किसी ने सांस सूंघ के लाल हीरे को अपने स्थान से हटा दिया है, और मैं हीरे को हटाने वालों को देख रहा हूँ। मेरी साधना को बीच में भंग करने का दंड इनको अवश्य मिलेगा। इन पर बरसेगा निंजा किर्गी का कहर।
सोडी, यह तो गटक वही है किरगिज निंजा। यह तो सचमुच उठ खड़ा हुआ। भाग सुला, मुझे तो इससे डर डर लग रहा है। मैं ऐसे ही मौके के लिए मशीन गन लेकर आया था। तुर 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 तुर। इसको तो मैं भी भून कर रख देता हूँ। तुम्हारी गोलियां इसके शरीर के पार जा रही हैं सुला, बगैर कोई नुकसान पहुंचाए। अमर निंजा की रगों में खूनी यौगिक ऊर्जा बहती है मूर्खों। तेरे आग उगलने वाले हथियार का जवाब मेरा खड़क भी आग से ही देगा। ओए, इसकी तलवार में से तो भयंकर आग की लपट निकल रही है। भागो सोडी सर। मैं तो पहले ही भागने को कह रहा था। तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। किरगी का खड़क हवा में लपका कड़क कड़क और कई फुट मोटे पत्थरों की दीवार को कागज के लिफाफे की तरह काटता चला गया। चट्टानों ने नीचे गिरकर मठ के दरवाजे को बंद कर दिया, पर सूला और सोडी उससे पहले दरवाजा पार कर चुके थे। यह तो बहुत खतरनाक है। घबराओ मत, वह इन चट्टानों को उठाकर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस हीरे को तो रोहिकारा करोड़ों को बेचेगा। यह हीरा बेचने के लिए नहीं है। इस हीरे को राजनगर के माफिया बॉस फरारी ने मंगवाया सुला। इस हीरे के जरिए वह ध्रुव को खत्म करना चाहता है। तो ये दोनों दुष्ट मठ से लाल हीरा लेकर भाग रहे हैं, और इस लाल हीरे से किसी प्रकार ध्रुव की जान ली जाएगी। जिंगालू इन दोनों में से कोई भी मंसूबा पूरा होने नहीं देगा। एक ही छलांग में जिंगालू हेलीकॉप्टर और सुला सोडी के बीच में आ खड़ा हुआ। अभी ये क्या मुसीबत आ गई पता नहीं, पर इसको तो मैं भी मशीन गन से छेद देता हूँ। मशीन गन तड़तड़ाई तर और साथ ही साथ जिंगालू का हाथ भी फुर्ती से घुमा। एक भी गोली जिंगालू तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सारी गोलियां जिंगालू की मुट्ठी में कैद थी। लो, ये रही तुम्हारी सारी गोलियां। यह तो बोलता है। और अब मुझे बताओ, किस लाल हीरे और ध्रुव में क्या संबंध है? और मेरा गला दब रहा है। पर तभी मठ के द्वार पर एक धमाका हुआ। धौड़। चट्टानों के उड़ते टुकड़े जिंगालू के सिर से अटक रहे और दोनों कैदी आजाद हो गए। पर भाग सिर्फ एक कैदी पाया, क्योंकि सोडी बेहोश हो चुका था। जिंगालू तुरंत पीछे घुमा और आश्चर्यचकित रह गया। निंजा देव, यह विशालकाय वानर कौन है? यह भी जरूर इन दुष्टों का ही मित्र होगा, वरना यह इस घाटी में क्यों आता? और यह बीच में खड़ा होकर अपने साथी को लाल हीरा लेकर भागने का मौका दे रहा है। मैं भी इन दुष्टों को यमलोक पहुंचाता हूँ। किरगी का खड़क हवा में उछलकर भागते सुला की तरफ बढ़ा, और सुला की गर्दन खचाक से धड़ से अलग हो गई। खच। पर हवा में उछले लाल हीरे को पायलट राणा ने लपक लिया, परंतु जिंगालू के पास राणा को रोक पाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हवा में घूमकर वापस आता खड़क अब उसी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। ओ, निंजा देव मुझे भी खत्म कर देना चाहते हैं। यह मुझे भी अवश्य उन चोरों का ही साथी समझ रहे हैं। टनॉक। और ऐसी स्थिति में मुझे भी अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, फिर चाहे मेरा प्रतिद्वंदी दानव हो या देवता। अच्छा, तो तुम मुझे चुनौती देने का साहस कर रहा वानर। अब किरगी भी तुझसे अपने खड़क के बिना ही निपटेगा। संभाल मेरे वार को वानर। टनों भारी विशाल शिला जिंगालू की ओर लपकी और जिंगालू की मुठ्ठियां कस गई। मेरी सहायता करना इष्ट देव। और शक्तिशाली जिंगालू के एक भीषण वार से ही विशाल चट्टान के टुकड़े हवा में बिखर गए। धड़ाक। वाह वानर, तू कौन है? तेरे जैसा शक्तिशाली प्राणी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं आपका सेवक हिम मानव, यतो का राजकुमार जिंगालू निंजा देव। हम सदियों से हिमालय पर रहते हैं और आपकी आराधना करते आए हैं। सदियों से? यानी मुझे साधना में बैठे हुए कई 100 साल बीत गए हैं। हाँ निंजा देव, हम मठ की दीवारों पर बने लाभ के चित्रों और लाल हीरे की सदियों से पूज रहे हैं। अगर तुम इन दुष्टों के साथी नहीं हो, तो इनको लाल हीरे के बारे में पता कैसे चला? यही से पता चल जाएगा निंजा देव। बोल, हीरे के बारे में तुझको किसने बताया था? क्यों चाहिए था वह तुझे वह हीरा? ओ, इन दोनों ने आपस में लड़ना बंद करके सोडी को पकड़ लिया है। सोडी सब कुछ उगल देगा। बोल, क्यों चाहिए था तुझे वह हीरा? हीरा ध्रुव को खत्म धोए। उड़न यान से किसी ने इसको गोली मारकर खत्म कर दिया। गोली?
उड़नयान। इन कुछ सदियों में दुनिया काफी बदल गई है। मुझे लाल हीरा कहीं नजर नहीं आ रहा है। वह अवश्य उस उड़नयान में ही है। पर अब तो यान बादलों में ओझल हो चुका है। पर मेरी योगिक शक्तियों से ओझल नहीं हुआ जिंगालू। मेरी योगिक शक्तियां मुझे अपने आप साथ सूंघ के लाल हीरे तक ले जाएंगी। और तब वह दुष्ट ध्रुव मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त होगा। ओ निंजा देव उस आदमी के मुंह से ध्रुव का नाम सुनकर ध्रुव को ये अपराधी मान बैठे हैं। ऐसे में अगर ध्रुव और निंजा देव का टकराव हो गया तो ध्रुव की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ध्रुव ने एक बार मेरी जान और मेरी जाति की इज्जत बचाई है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ध्रुव पश्चिमी तट पर स्थित महानगरी राजनगर में है। पर मुझे उसका उपकार उतारना ही होगा। और फिर मैं तुम्हारी समस्या समझ गया पुत्र जिंगालू। तो मुझे ध्रुव की महानगरी राजनगर तक पहुंचने का मार्ग बताइए सर्वज्ञाता। इस समय एक क्षण कीमती है और ध्रुव तक पहुंचने का सबसे तेज मार्ग है आकाश मार्ग। मैं तुमको उड़ने की वह शक्ति देता हूँ जिसका प्रयोग आज से सदियों पहले महावानर हनुमान ने किया था। अब तुम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त हो जिंगालू। अब जाओ, इष्ट देव तुम्हारी यात्रा सफल करेंगे। एक ओंकार के साथ जिंगालू ने एक भीषण छलांग मारी। जय इष्ट देव। और अगले क्षण जिंगालू राजनगर की तरफ बढ़ रहा था। परंतु ध्रुव इस समय समुद्र की गहराइयों में था। चंडकाल, यह टुकड़ा चंडकाल के मंत्र दंड का है, यानी वह दुष्ट अभी भी जीवित है। तभी तुमने इस डंडे से सार का पेट आसानी से चीर दिया था। तुम चंडकाल को जानते हो धनंजय? बहुत अच्छी तरह से। चंडकाल हमारी युग की उस निर्दयी जाति का आखिरी वंशज है जिसे तुम लोग राक्षस के नाम से जानते हो। हमारे युगों के दुश्मन। जिस प्रकार से हम वैज्ञानिक शक्तियों की खोज करते हैं, राक्षस मायावी या जादुई शक्तियों की खोज करते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र यह सब मैं नहीं मानता धनंजय। जादू भी एक प्रकार की शक्ति है ध्रुव, और यह भी उतनी असली और ताकतवर है जितनी कि हमारी वैज्ञानिक शक्तियाँ। पर मुझे यह नहीं समझ में आया कि चंडकाल ने फरारी जैसे आदमी की मदद क्यों ली, और न ही यह समझ में आया कि तुमने उसको हरा कैसे दिया। सच पूछो तो चंडकाल की शक्तियों का सामना पृथ्वीवासी मिलकर भी नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसे फरारी कर सकता है पर चंडकाल नहीं? ऐसा एक ही काम है धनंजय, हिमालय के कलिंपा मठ में घुसना, सासुंग का लाल हीरा उठाने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं ज्ञानेश्वर, परंतु अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। धनंजय ने शीघ्रता से ध्रुव को सासुंग के लाल हीरे की सारी कहानी सुना दी। अब हमें यह देखना है कि किरगी की निगरानी में रखा लाल हीरा सुरक्षित है या नहीं। ओ, मठ का द्वार तो टूटा पड़ा है और अंदर से किरगी और सासुंग का लाल हीरा दोनों गायब है। एक आकृति मठ के पास से उड़कर जा रही है। मैं इसको और पास से देखता हूँ। जरूर इसी ने हीरा उठाया है। यह तो एक वानर है, विशालकाय वानर। नहीं धनंजय, यह जिंगालू है। ये तो का राजकुमार और मेरा दोस्त। पर लाल हीरा कहीं और था। चंडकाल सब कुछ करा सकता ध्रुव। लाल हीरे की चोरी से जिंगालू का अवश्य कुछ संबंध है, क्योंकि मैंने इसको अपनी आंखों से घटना स्थल से भागते हुए देखा है। मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं तुमको राजनगर पहुंचा देता हूँ। पर लाल हीरा कहीं और था। आहा, मेरी तो आंखें चुंधिया गई। शाबाश राका। पर सूला और सोडी गायें, वे दोनों एक नकाबपोश और विशालकाय बंदर के हाथों मारे गए। अच्छा ही हुआ। इस हीरे के बारे में जितने कम लोग जाने उतना ही अच्छा है। अब मुझे उस नकाबपोश को रास्ते से हटाना पड़ेगा। वह दिखने में कैसा था? तभी खरोच खरोच, और ऐसा था रोइकारा बोस, यही है वह नकाबपोश। पर वह इतनी जल्दी वहां से यहाँ कैसे आ गया? इसने तो कई फुट मोटी दीवार को अपनी तलवार से काट डाला। यह तो बहुत खतरनाक है। रोको इसे, गोलियां चलाओ, रॉकेट दागो, भून डालो साले को। पर किरगी पर इन सब का कुछ असर नहीं होना था। उसके शरीर की यौगिक ऊर्जा ने
सभी घातक गोलियों और रॉकेटों को पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। तुम लोगों का रुख देखकर लग रहा तुम लोग मुझे लाल हीरा नहीं दोगे, इसलिए पहले मुझे तुम्हारी दुष्टता का दंड देना पड़ेगा। किरकी का खड़ग हवा में उछला, खच खचौक स्टॉक, और कई सिर धड़ से जुदा होकर जमीन पर आ गिरे। चल खड़क, मुझे सासू के लाल हीरे के पास ले चल। परंतु हा हा हा, अब तुम यहीं पर आराम करो नकाबपोश। अब मैं हेलीकॉप्टर से उठकर इस अड्डे को बम से उड़ा दूंगा और तुम्हारी यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए कब्र बन जाएगी। अगर मेरी यौगिक शक्तियां क्षीण हो रही होती तो मैं उठकर भी बाहर निकल सकता था, परंतु लाल हीरे से दूर होने के कारण मेरी शक्तियां कम हो गई हैं। सर, लेकिन किरगी को ऐसे तरीके रोक नहीं सकते। किरगी ने हल्का सा इशारा किया और किरगी के चमत्कारी खड़के ने दीवार में एक तिरछी सुरंग खोदनी शुरू कर दी। ग्रर, कुछ ही पलों में यह सुरंग मुझे वापस ऊपर पहुंचा देगी। किरगी तेजी से सुरंग में चढ़ने लगा और ओ, वह दुष्ट हीरा लेकर उड़न यंत्र से कहीं और जा रहा है, यानी मेरी तलाश अभी खत्म नहीं। भ्रोम भ्रूम, तब यह कर्णभेदी धमाका हुआ और उसके बाद लगातार कई और धमाके। हा हा हा, मैंने इसी दिन के लिए अपने अड्डे में जगह जगह बम फिट कर रखे थे। नकाबपोश जैसा आदमी भी इन बमों से नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। अब यह बेशकीमती लाल हीरा मेरा है, सिर्फ मेरा। फरारी से कह दूंगा कि वहां पर न तो मठ था और न ही हीरा। वाह रोईकारा, तुम कितने चालाक हो। हा हा हा। दूसरी तरफ राजनगर की तरफ बढ़े जिंगालू के लिए भी दूरों तक पहुंचना आसान नहीं था। अरे, एकाकी यह सोने की रस्सी का हवा में कैसे आ गई और यह मुझे बांध क्यों रही है? और धड़ाक, यह तो कोई स्वर्ण मानव लगता है, पर इसने मुझ पर हमला क्यों किया? अभी तुम मेरे स्वर्ण पास की कैद में हो वानर, तुमको सच बोलना ही पड़ेगा। बताओ, चंडकाल और लाल हीरा कहाँ पर है? चंडकाल नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, पर तुम लाल हीरे के बारे में जानते हो, यह जानकर मुझे खुशी हुई। शायद तुमने दो दुष्टों को लाल हीरे का पता बताया था। पहले मैं तुम्हारे स्वर्णपाश से आजाद हो लूं, फिर तुमको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जिंगालू ने उठकर पास को एक ऊपरी चट्टान में अटका दिया और जिंगालू आजाद हो गया। अब बताओ स्वर्ण मानव, तुम लाल हीरे के बारे में कैसे जानते हो और यह चंडकाल कौन है? बोला बनने की कोशिश मत करो वानर, धनंजय के पास सच उगलवाने के बहुत रास्ते हैं। अरे, इसने तो मुझे ऊर्जा बंदरों में कैद कर लिया। अपनी सारी शक्ति के बावजूद मैं इन बंदरों को तोड़ नहीं पाऊंगा। पर यह चट्टानें इतनी मजबूत नहीं है। कड़ाक कड़कड़, हे देव, इसमें तो शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी है। इसलिए मुझे भी यह लड़ाई ठंडे दिमाग से लड़नी होगी। धड़ाक, ओह, यह कैसी जादूगरी है? तुम हाथ वहां पर हिलाते हो और गुस्सा मुझे यहाँ पर लगता है। इनको रिमोट कंट्रोल वार कहते हैं जिंगालू, यानी दूर से नियंत्रित किए जा सकने वाले वार। ओ, एक पल रुको स्वर्ण मानव, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे तुम्हारा नाम ध्रुव ने बताया था। ध्रुव? मेरे दोस्त ध्रुव ने? यानी तुम भी ध्रुव के दोस्त हो स्वर्ण मानव? फिर आखिर हम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? और फिर एक दूसरे से उनकी कहानी सुनने के बाद धनंजय और जिंगालू के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुमको गलत समझ बैठा था। अब मुझे चंडकाल की तलाश और जोर शोर से करनी पड़ेगी। मुझे भी ध्रुव के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है धनंजय। ठीक है, हम जल्दी फिर मिलेंगे। दूसरी तरफ तस्करों के गढ़ राजनगर में इट से बीटी रोयकारा, 50 करोड़ में सौदा पक्का, पक्का कोष्टा, और तेरी मौत भी पक्की होगी गद्दार। फरारी, तो तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने नहीं, तुमको चंडकाल ने ढूंढा है। यह तुम्हारी हर हरकत को अपने जादू से देख रहा था। मुझसे गद्दारी करने वाले को गिद्ध खाते हैं रोईकारा, और अब तेरा भी वही हाल होगा। फरारी के हाथ की मशीन गन तर तर तड़ाई, तर तर तर, और पल भर में 2 लाशें जमीन पर बिछ गई। यह रहा सासुंग का लाल हीरा चंडकाल। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम ध्रुव को खत्म करने का अपना वादा पूरा करो। हा हा हा, शाबाश फरारी शाबाश। ध्रुव तो क्या, अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको मसल कर रख दूंगा, और शुरुआत तुमसे होगी।
मुझसे, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ। तुम बहुत कुछ जान गए हो, तुम्हारा काम खत्म हुआ फरारी। कलिंपा मठ में मैं माउर्जा कवच के कारण घुस नहीं सकता था, इसीलिए मैंने ध्रुव को मारने की आड़ में तुम्हारे आदमियों से लाल हीरा मंगाया, और अब लाल हीरा मुझे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना देगा। अब चंडकाल अजय है, सारे ब्रह्मांड की शैतानी ताकतें अब मेरे वश में है। लाल हीरे की ऊर्जा निंजा क्रिगी को भी राजनगर तक खींच लाई थी। यह क्या हो रहा है? आश्चर्य, हवा में से गुलाबी नकाबपोश निकल रहा है। मेरी बीवी ठीक ही कहती है कि दारू मत पिया करो। मैं तो तुरंत चश्मे का नंबर बदलवाने जा रहा हूँ। मेरी योगिक शक्तियाँ मुझे यहाँ पर ले आई है, यानी लाल हीरा इसी नगरी में है। अगर मेरी शक्तियाँ पूरे जोर पर होती तो मैं हीरे का पता पल भर में लगा लेता, पर अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मुझे हीरे के चोर ध्रुव को ढूंढना होगा। तुम ध्रुव हो? नहीं, छोड़ दो मुझे, कसम से अब मैं दारू कभी नहीं पीऊंगा। बता ध्रुव, मुझे कहाँ पर मिलेगा? ए मिस्टर, यह झगड़ा क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? अपना चेहरा मुझे दिखाओ। मुझे और क्रोध मत दिलाओ, मुझे ध्रुव चाहिए। राजनगर की पुलिस व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मिसाल थी। मिनटों में पुलिस जीपों ने किरगी को घेर लिया। चुपचाप हमारे साथ थाने चलो नकाबपोश आतंकवादी, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे आभास हो रहा कि ये हथियारबंद लोग दुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं। इसलिए मैं इनको भयभीत अवश्य करूंगा, लेकिन जान से नहीं मारूंगा। इनको भयभीत करने के लिए इनके धुआं उगलते रथों को खचौक नष्ट कर देना काफी होगा। फिस, अब ये मेरा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे और मैं आराम से ध्रुव को ढूंढ सकूं। मेरा रास्ता छोड़ दे बालक, क्यों मेरे हाथ से मरना चाहता है? मैं मरना तो नहीं चाहता, पर तुम मुझे मारना जरूर चाहते हो। मेरा नाम ध्रुव है, पर तुम कौन हो? ध्रुव ने किरगी के बारे में सिर्फ सुना ही था, उसको देख नहीं पाया था, इसलिए पहचानने का सवाल ही नहीं था। खचौक, तो ध्रुव है, बता सासू का लाल हीरा कहाँ है? इसने तो एक हल्के से वार से ही मेरी मोटरसाइकिल को आलू की तरह काट डाला, और ये लाल हीरे के बारे में भी पूछ रहा है। यह सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, निंजा क्रिगी, पर ये क्यों समझ रहा है कि मुझे लाल हीरे के बारे में कुछ पता है? सोए और किसी गुप्त स्थान पर। वाह वाह, किरगी आखिर राजनगर आई पहुंचा है और ध्रुव से उलझ गया है। अब खेल और मजेदार होता जा रहा है। अब मुझे अपनी साधना पूरी करने के लिए सिर्फ निंजा क्रिगी का सैकड़ों वर्ष वाली उम्र वाला शरीर चाहिए, और उसके बाद चंडकाल पृथ्वी पर इन्हीं सैकड़ों अन्य ग्रहों पर भी राज करेगा। अब जरा आगे का तमाशा भी देख लूं। अभी मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा हूं दुष्ट। ओह, हवा का तेज बाउंडर। पर अगर तुमने मुझे जल्दी लाल हीरे के बारे में नहीं बताया तो मैं तुमको खत्म भी कर दूंगा। अब बाकी गरम लपट। किरगी मजाक नहीं कर रहा है, यह मुझे सचमुच मार डालने पर उतारू है। पर मैं हीरे के बारे में कुछ नहीं जान। ओ, झूठ मत बोल। यह मेरी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए मुझे इसको अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इसका चमत्कारी खड्ग इससे अलग करना पड़ेगा, और उसके लिए किरगी का ध्यान बटाना पड़ेगा। ची ची, ध्रुव चेंचाया, और जवाब तुरंत आया। अपने सैकड़ों वर्ष के जीवन में किरगी का सामना ऐसे दुश्मन से कभी नहीं हुआ था। हड़बड़ाहट में वह असावधान हो गया, और ध्रुव ने खड़ग को किरगी से अलग कर दिया। तड़ाक, और साथ ही साथ ध्रुव की एक जबरदस्त किक निंजा के शरीर पर आ पड़ी। धौड़, परंतु आई, लगता है जैसे कि मैंने पैर किसी पत्थर पर दे मारा हो। तुझ में कमाल का साहस है लड़के, वरना मुझ पर हमला करने का साहस तो राक्षसों में भी नहीं था। अब मैं तुझे लाल हीरे का पता बताने के लिए 10 क्षणों का समय देता हूँ। 10 क्षणों बाद यौगिक शिकंजा तेरे प्राण ले लेगा। इसकी यौगिक शक्तियों का तो कोई अंत ही नहीं है। निंजा बहुत शक्तिशाली है, इसको हराने के लिए मुझे अपना सारा दिमाग लगाना होगा। इसकी सारी शक्तियाँ योग से पाई गई शक्तियाँ हैं, और योग का दुश्मन होता है नशा। और निंजा को नशा कराने के लिए मेरी बेल्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ है,
नरव गैस का कैप्सूल। कैप्सूल के फटते नरव गैस ने निंजा को ढक लिया। निंजा ने ऐसी गैस पहले कभी नहीं सूंघी थी, और वैसे भी वह सदियों से हिमालय के प्रदूषण रहित वातावरण में रह रहा था। उस पर गैस का असर तुरंत हुआ, और इससे पहले कि निंजा होश में आए, मैं इसको लोहे की मजबूत स्टार लाइन से बांध दूं और उसके बाद धनंजय को मैसेज भेज दूं। आश्चर्य, ध्रुव ने अपने दिमाग से निंजा को हरा दिया। चलो, मेरा एक काम तो इसी ने कर दिया। अब मुझे ध्रुव को खत्म करने और निंजा को उठाकर यहाँ लाने के लिए अपने सेवक को भेज देना चाहिए। जुम्बी। और लगभग तुरंत ही ध्रुव की आंखों के आगे एक तेज रोशनी चमकी। जब ध्रुव की आंखें देख सकने योग्य हुई, तो उसके सामने नरक का एक प्राणी खड़ा था। ओ नो, यह तो चंडकाल का भी बाप लग रहा है। बाप ने, यह मेरा सेवक है जुम्बी। इसके शरीर में सब कुछ है सिवाय जान के। यह पूरी तरह से मेरे मानसिक नियंत्रण में है, और इसको सबसे पहला आदेश है ध्रुव की मौत। हे भगवान, चंडकाल तो मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा है, और इस आफत से मैं कैसे निपटूंगा। पर तभी, तुम पीछे हट जाओ ध्रुव, इस आफत से मैं निपट लूंगा। जिंगालू, तुम यहाँ पर कैसे? बाद में बताऊंगा, लंबी कहानी है। पहले मैं इस मुसीबत को ठिकाने लगा लूं। धुप। अरे, इसके पेट में तो कुछ है ही नहीं, और इसी खोपड़ी में भी कुछ नहीं है, न दिमाग न भूसा। फचाक। पर जुम्ब की बाहों में बहुत कुछ था। ओह, इसके तो एक ही गुस्से में मेरा सिर घूम गया। पर अब मैं इसको उठाकर समुद्र में ही फेंक दूंगा। जिंगालू ने लपक कर जुम्बी के दोनों हाथ पकड़ लिए, लेकिन इससे पहले कि जिंगालू जुम्बी को उठा पाता, जुम्बी के दोनों हाथ धड़ से अलग हो गए, और तुरंत ही उनके स्थान पर नए हाथ उगाए। ठहरो जिंगालू, इस जुम्बी से तुम मुझे निपटने दो। नहीं ध्रुव, तुम्हारे तो यह पल भर में चीथड़े उड़ा देगा। मैं इसको संभाल लूंगा। इस बार मैं इसकी गर्दन को ही धड़ से उखाड़ देता हूँ, फिर इसका खेल खत्म। तभी जुम्बी की आंखों के सांप लपलपाए, और उनके भयंकर विष से भरे दांत जिंगालू की कलाई में आगड़े। हिस। ओह। जहर ने अपना असर तुरंत दिखाया। जिंगालू, यह तो बेहोश हो गया, और अब जुम्बी मेरी तरफ बढ़ रहा है। इस जादुई जीव को ताकत से नहीं हराया जा सकता, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके पूरे शरीर में मुझे सिर्फ एक ही असामान्य बात दिख रही है, इसकी आंखों से बाहर लपकते सांप। चंडकाल ने कहा था कि वह जुम्बी को अपनी मानसिक तरंगों से कंट्रोल कर रहा है, और शायद ये सांप उन तरंगों को ग्रहण करने के लिए एंटीना का काम कर रहे हैं। इनको नष्ट करना होगा, और इसके लिए सबसे पहला काम इसको असंतुलित करके नीचे गिराना है। टेढ़े मेढ़े तरीके से भागते ध्रुव को पकड़ने के चक्कर में धड़ाम, जुम्बी असंतुलित होकर सचमुच नीचे आ गिरा। अब सांपों की बारी है। मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये सांप भयंकर विषयुक्त हैं। दोनों सांप ध्रुव की तरफ लपके, पर ध्रुव ने अमानवीय फुर्ती दिखाते हुए उनकी गर्दनों को अपनी फौलादी गिरफ्त में ले लिया। चटाक, और एक तेज झटके से सांप जुम्बी के जिस्म से अलग हो गए। हमेशा की तरह ध्रुव का सोचना सही था। सांपों से अलग होते जुम्बी का संपर्क चंडकाल से टूट गया, और बिना दिमाग का जुम्बी पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। कौड़ी बहुत दूर की थी, पर मेरा सोचना सही निकला। जुम्बी को मैंने ऐसा तो कर दिया है, अब इसे नष्ट करना बाकी है। ध्रुव ने आश्चर्यजनक ताकत दिखाते हुए मोटरसाइकिल का पेट्रोल टैंक उखाड़ दिया। धनंजय अब तक आया क्यों नहीं? क्रंच। और एक छपाके से जुम्बी पेट्रोल में नहा गया। छपाक। अब एक चिंगारी काम करने को बहुत थी। यह क्या हो रहा है? मैं बेहोश कैसे हो गया था, और मुझे बांधा किसने? पर ध्रुव के लिए यह मुसीबतों का अंत नहीं था। जिंगालू के बदन में विष फैल रहा था। धनंजय अब तक नहीं आ पाया था, और निंजा किरगी वापस होश में आ गया था। तड़ाक। ओ, अब तो तू ही रक्षा करना भगवान। पर इस बार निंजा का ध्यान कहीं और था। यह तो जुम्बी है।
चंडकाल का सबसे खतरनाक सेवक यानी चंडकाल अभी तक जिंदा है। तब तो सासू का लाल हीरा से उसी ने चुराया है, पर अब वह मेरे खड़ग की धार से अपनी गर्दन नहीं बचा पाएगा। खड़ग मुझे चंडकाल तक पहुंचा और दूर कहीं ध्रुव ने जुम्बी को मार डाला। यकीन नहीं होता, अगर कहीं यह मेरे युग में पैदा हो गया होता तो राक्षसों का सफाया और जल्दी हो जाता। पर मुझे अभी तो किरगी पर ध्यान देना है, जो होश में आकर मेरी ओर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ धनंजय। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ध्रुव? थोड़ी सी होगी, पर इस वक्त तो तुम किरगी को रोको। उसको चंडकाल के बारे में पता चल गया है, उसको ढूंढने के चक्कर में वह आधा शहर तबाह कर देगा। मैंने जिंगालू के लिए एम्बुलेंस मंगाई है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ध्रुव, मैं किरगी को रोककर समझाता हूँ, उसके बाद हम सब मिलकर चंडकाल को ढूंढेंगे। चंडकाल की तलाश में आगे बढ़ रहा किरगी एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया। थड़ौक, यह क्या है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? यह अदृश्य ऊर्जा की दीवार है निंजा किरगी, और इसको मैंने खड़ा किया है। तुम कौन हो सड़मानव? तुम्हारा पहनावा मुझे जाना पहचाना लगता है। मैं देव जाति का धनंजय हूँ किरगी, और तुम्हारी तरह मैं भी चंडकाल को ढूंढ रहा हूँ। तो तुम मेरी सहायता करने के बजाय मुझे रोक क्यों रहे हो? क्योंकि तुम चंडकाल की खोज में हो, इस शहर में तबाही फैला रहे हो। यह तरीका गलत है। निंजा गलत सही की परवाह नहीं करता। मुझे लाल हीरा ढूंढना है, और मेरी तलाश के रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं धूल में मिला दूंगा। अगर तुम आए तो तुमको भी। खच। अरे, इसने ऊर्जा दीवार को अपने खड़ग से काट डाला। असंभव। मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगा किरगी। तुम स्वर्णपाश के बंधन से नहीं छूट सकते। निंजा किरगी को अपना कार्य पूरा करने से यमराज भी नहीं रोक सकते। तुमने मेरा स्वर्णपाश काट डाला? ठक, ऐसा नहीं हो सकता। पर कोई बात नहीं, मेरा स्वर्णपाश अपने आप जुड़ भी जाता है। ऐसा ही होगा देव धनंजय। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा रास्ता छोड़ दो। श्रॉट। धनंजय पर इस तरह के वार असर नहीं करते किरगी। तो मेरे योगी के थोड़े का वार झेलो देव, यह तुमको एक ही वार में कुचल देगा। धोड़। यह मेरे रक्षा कवच को पार नहीं जा सकता किरगी। मेरे कवच को कोई भी हथियार भेद नहीं सकता। तू सचमुच बहुत शक्तिशाली है धनंजय, इसलिए मैं तुझ पर अपना सबसे भीषण वार करूंगा, अपने खड़ग का। पर तुम्हारा खड़ग भी मेरे कवच के पार नहीं। ओह! खड़ग कवच को भेद तो नहीं पाया, लेकिन खड़ग के स्पर्श से ही धनंजय को योगिक ऊर्जा का एक भयंकर झटका लगा, और कुछ देर के लिए धनंजय अपने होश खो बैठा। अब किरगी को रोकने वाला कोई नहीं बचा। चल मेरे खड़ग। और पास में ही। हमारी किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा ध्रुव। ऐसा जहर तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो क्या जिंगालू नहीं बच पाएगा? घबराओ मत ध्रुव, इसका इलाज मैं करूँगा। इसको हुआ क्या है? इसको चंडकाल के सेवक जुम्बी की आंखों से निकलते जहरीले सांपों ने काट लिया है। तब तो तुम्हारा विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है, पर भाग्य से मेरे पास इसका इलाज है। अब देखते देखते जहर का असर उतर जाएगा। पल बर्बाद। मुझे क्या हो गया था? जुम्बी कहाँ गया? शांत हो जाओ जिंगालू। ध्रुव ने जुम्बी को खत्म कर दिया है। अब मैं किरगी को रोक नहीं पाया। पर मैं किरगी को रोक नहीं पाया। किरगी बहुत शक्तिशाली है। उसको रोकने के लिए हमें अपनी सम्मिलित शक्ति लगानी होगी। और दूर कहीं। ओह, अगर ये तीनों किरगी के साथ मिल गए तो मेरे लिए किरगी के शरीर को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। मुझे इन तीनों को एक साथ अपने रास्ते से हटाना होगा। चक्रवात। और अगले ही पल हवा एकदम से तेज कैसे हो गई? आंधी आ रही है क्या? नहीं जिंगालू, यह चक्रवात है, भीषण बवंडर, और ये हमको उड़ाकर ले जा रहा है। कुछ करो धनंजय। मेरा सिर घूम रहा ध्रुव। मैं अपनी शक्तियों को केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझ पर बेहोशी छा रही है। जल्दी। तीनों अपने होश खो बैठे। और जब उनको होश आया, अरे यह तो कोई नई जगह लगती है। यह जरूर चंडकाल का ही काम है। लाल हीरा पाकर उसकी जादुई शक्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं, पर मेरे ऊर्जा द्वार के लिए हमको वापस राजनगर पहुंचा देना मामूली काम है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चंडकाल, तुम हमें रोक नहीं सकते। अब तुम अपने आप को रोकोगे वीर धनंजय। हा हा हा।
इसका चेहरा गायब हो रहा है। अपने आप को रोकने का क्या मतलब है? धनंजय, उधर देखो। छप छप छप। पानी में से कुछ आकृतियां निकल रही है। पर यह तो हमारी प्रतिरूप है, लेकिन क्रूर, खूंखार और खतरनाक, और साथ हत्यारे भी। चंडकाल के पैदा किए हुए हत्यारे। दूसरी तरफ किरकी का कहर राजनगर पर बरस रहा था। यही है वह आफत का परकाला सर। इस पर एक वार्निंग शॉट दागो। गोला दगा, पर निशाना सीधा किरकी के शरीर पर जा लगा। भड़ोम। मैंने वार्निंग शॉट दागने को कहा था मूर्ख, इस पर निशाना साधने के लिए नहीं। सॉरी सर, इसको देखकर मेरा हाथ डर के मारे कांप गया। पर इसको तो कुछ भी नहीं हुआ सर। इम्पॉसिबल। अगले पल क्रोधित किरकी का खड़ग दहक उठा। धड़क, और टैंक के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। यह मूर्ख मेरा बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे अपनी योगिक शक्ति का प्रयोग करके इन सबको यहाँ से दूर भेज देना चाहिए। किरकी ने अपना ध्यान केंद्रित किया, और अगले ही पल आसपास का पूरा इलाका खाली हो गया। शाबाश किरकी, हमने पिछले कुछ 100 सालों में महान यौगिक शक्तियां प्राप्त कर ली है तुमने। चंडकाल, तुम फिर मिल ही गए। चंडकाल, हम फिर मिल ही गए। मुझे सासू का लाल हीरा वापस चाहिए, और मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, तुम्हारी जान के बगैर। दो खतरनाक शक्तियों के बीच एक भीषण टकराव शुरू होने वाला था, पर वहां से कहीं दूर एक जीने मरने का जबरदस्त संघर्ष पहले ही चल रहा था। लगता जैसे कि मैं अपने आप से ही लड़ रहा हूँ। चंडकाल के बनाए प्रतिरूप सिर्फ शकल में ही नहीं, ताकत में भी हमारे जैसे ही हैं। यह अपनी ताकत का जानलेवा प्रयोग कर रहा है। इसमें शक्ति तो मेरे बराबर ही है, परंतु इसके नुकीले नाखूनों और जुनून ने इसकी शक्ति को बढ़ा दिया है। मेरे प्रतिरूप के पास मेरे जैसी शक्तियां और स्वर्ण पास है, पर यह उन शक्तियों का वह घातक प्रयोग कर रहा है जिसका मैं आदी नहीं हूँ। सर, यह तो मेरी आंखें नोचने के लिए बेताब हो रहा है, और अगर इसके पहने पंजे मेरी आंखों से छू भी गए तो मुझे अंधा होते देर नहीं लगेगी। जिंगालू ने तेज से अपने सिर को बढ़ते पंजे के रास्ते से हटाया। फचौक, और उसके दुश्मन के पंजे मिट्टी में जा धसे। अब यह कुछ ही क्षणों के लिए मेरा पीछा छोड़ देगा। तड़ोक। ओ, ध्रुव का प्रतिद्वंदी उस पर भारी पड़ रहा है। इसको तो मैं भी मसल देता हूँ। थोड़। ओ, धन्यवाद जिंगालू। तभी जिंगालू का प्रतिरूप पीछे से अपने असावधान दुश्मन पर लपका। ओ, अब तो जिंगालू को सावधान करने का भी समय नहीं है। ध्रुव तुरंत आगे लपका, और धड़ाक। ओ, धन्यवाद वापस ले लो ध्रुव। अगर तुम इसको न रोकते तो यह मेरी पीठ के चीथड़े कर देता। अपने इसने होश में आने पर सिर्फ तुम पर ही हमला किया जिंगालू, मेरी ओर देखा तक नहीं। वह तो होगा ही, क्योंकि चंडकाल ने मेरे प्रतिरूप को मुझसे लड़ने के लिए पैदा किया है, और तुम्हारे प्रतिरूप को तुमसे लड़ने के लिए। मेरा ख्याल भी यही है, और इससे मुझे एक आइडिया आया है। अगर हमारे प्रतिरूपों के प्रतिद्वंदी बदल दिए जाए तो ये भ्रम में पड़ जाएंगे, और तब इन पर काबू पाना आसान हो जाएगा। कमाल की योजना ध्रुव। तुम मेरे प्रतिरूप से निपटो, और मैं धनंजय के प्रतिरूप से। धनंजय तुम्हारे प्रतिरूप से निपट लेगा। अगले पल धनंजय के प्रतिरूप की पीठ पर एक जबरदस्त लात पड़ी। धड़ाक। मैं इससे निपटता हूँ धनंजय, तुम ध्रुव के प्रतिरूप को संभालो। यह ध्रुव की योजना है। अगर यह ध्रुव की योजना है तो फिर मुझे और कुछ नहीं पूछना। परंतु इस पर भी काबू पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह ध्रुव का प्रतिरूप है, और ध्रुव मुझको एक बार पहले मात दे चुका है। सबसे खतरनाक मुकाबला ध्रुव और जिंगालू के डुप्लीकेट के बीच में था, क्योंकि दोनों के ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था। ओ, एकदम से मुझे अपना आइडिया बहुत खराब लग रहा है। अब तक मैं जुपिटर सर्कस में सीखी गई सभी कलाबाजियां का इस्तेमाल कर चुका हूं, पर अब हे भगवान, अगर मुझे इसका गुस्सा जरा सा भी और जोर से लगा होता तो मैं सैकड़ों मीटर नीचे की घाटी में होता। विचित्र स्थान है, इधर सागर उधर घाटी, पर इस घाटी ने मुझको बचने का रास्ता सुझा दिया है।
सबसे पहले वह इंतजाम करना पड़ेगा कि यह जादुई मूर्ख यह न देख सके कि यह कहाँ जा रहा है, और यह काम आँख पौधे के फल करेंगे, जिनका रस आंखों में जाती तेज जलन पैदा करता है और आंखें फोड़ भी देता है। विषाक्त रस की तेज धारें अपने निशाने पर जा लगी और एक तेज चीख से वातावरण गूंज उठा। चिया चिया फचक। अब यह गुस्से में भरकर मेरी तरफ लपकेगा। इधर इधर, मैं इधर हूं यहाँ पर। और अब इसकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए ताकि यह सीधा घाटी में ही गिरे। उम्मीद है कि यह जिंगालू की तरह उड़ नहीं पाता होगा। ध्रुव का ख्याल हमेशा की ही तरह एक बार फिर सही था। चूंकि उड़ पाना जिंगालू की सामान्य शक्ति नहीं थी, इसलिए चंडकाल उसकी नकल नहीं बना पाया था। दुश्मन नंबर 1 खत्म। इसी दौरान यह मुझे सामने पाकर सचमुच भरम में पड़ गया है। धुम। अब मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जिंगालू के वज्र जैसे घुसे जमीन से टकराए और पूरी जमीन कांप उठी। धनंजय का प्रतिरूप भी लड़खड़ाकर नीचे आ गिरा और इसी पल जिंगालू ने एक पेड़ को जमीन से उखाड़ लिया। कड़ाक। मनोभारी पेड़ के एक भीषण धक्के से प्रतिरूप के सारे हथियार चूर हो गए। धड़ाक। लेकिन अभी उसका कटीला स्वर्णपाश उसके पास ही था। एक ही झटके में उसने जिंगालू के सिर को अपने घेरे में ले लिया। ओह, इसने मुझे अपने स्वर्णपाश में जकड़ लिया है। मैं भी एक झटके से पास को इसके हाथों से छुड़ा देता हूँ। अरे, यह तो गोंद की तरह खिंचता चला जा रहा है और मेरे शरीर पर इसका कसाव भी बढ़ रहा है। और फिर स्वर्णपाश का कंटीला घेरा छोटा होने लगा। परंतु स्वर्णपाश के खिंचाव ने मुझको वह उपाय सुझा दिया है जिससे कि मैं इस खलनायक को मात दे सकता हूँ। इससे पहले कि यह मुझे रुकने का आदेश दे, मैं हवा में होऊंगा और साथ ही साथ यह प्रतिरूप भी। एक भीषण छलांग के साथ जिंगालू सैकड़ों फीट ऊपर हवा में उछल गया। स्वर्णपाश रबर बैंड की तरह लंबा खिंचता चला गया और जिंगालू एकदम से हवा में रुक गया। रबर बैंड की तरह खिंचा स्वर्णपाश वापस सिमटने लगा। धड़ाक। और धनंजय का प्रतिरूप कई मील प्रति घंटे की रफ्तार से जिंगालू के वज्र जैसे कड़े शरीर से आ टकराया। नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था, बेहोशी की दुनिया की सैर। इसके बेहोश होते स्वर्णपाश पर से इसका नियंत्रण खत्म हो गया है। मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ और अब मैं इसको स्वर्णपाश का एक नया इस्तेमाल दिखाऊंगा। जिंगालू ने स्वर्णपाश से प्रतिरूप का पैर बांधकर उसे फिरकी की तरह हवा में घुमा दिया। सोए सोए। अब यह कहाँ जाकर गिरेगा यह तो मुझे भी पता नहीं। जवाब था चांद पर। और इसी बीच एक और लड़ाई जोर पकड़ रही थी। ओह, वर्षों से शांति में रहते रहते हम अपने अस्त्रों का घातक उपयोग करना भूल गए हैं और यह दुष्ट इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। इसने मुझे मेरे स्वर्णपाश में जकड़ दिया है और अब यह मुझे गहरी घाटी में गिराना चाहता है। अब मुझे भी क्रोध आ रहा है। स्वर्णपाश अब तक मेरे शरीर के संपर्क में है और मैं इसको वह घातक रूप धरने का आदेश देता हूँ जो मैंने आज तक कभी प्रयोग नहीं किया। अगले पल स्वर्णपाश ध्रुव के प्रतिरूप के हाथों से छूट गया और उसका दूसरा सिरा हवा में चक्कर की शक्ल में घूमने लगा। सर और खचाक। पलक झपकते ही स्वर्ण चक्कर ने बदसूरत प्रतिरूप के कई टुकड़े कर डाले। खच खटाक खच। तुमने तो इसको बड़ी आसानी से हरा दिया धनंजय। यह तो तुम्हारे दिमाग का कमाल ध्रुव। अपने प्रतिरूप को मैं इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। हमने चंडकाल की एक भीषण चुनौती को ध्वस्त कर दिया है और अब चंडकाल की बारी है। राजनगर में एक महायुद्ध चल रहा था। तेरे जादुई ताकतें मुझ पर क्रोध तक नहीं मार सकती चंडकाल। मेरी योगिक शक्तियां क्षीण जरूर हो गई है पर तेरे तंत्रों का सामना करने के लिए काफी है। तुमको अपने पास बुलाने का मेरा कुछ और ही मकसद है किरगी। मुझे एकदम से कमजोरी लग रही है। मेरा सिर घूम रहा है। वह इसलिए किरगी क्योंकि इस वक्त सासू का लाल हीरा तुम्हारी योगिक शक्तियों को सोख कर मेरे शरीर में प्रवाहित कर रहा है। मुझे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ती महसूस हो रही है। अब मेरे पास ब्रह्मांड की सारी जादुई और यौगिक शक्तियां हैं
अब चंडकाल अजय है। राक्षस जाति एक बार फिर ब्रह्मांड पर राज करेगी। इसी वक्त ध्रुव, धनंजय और जिंगालू घटना स्थल पर पहुंचे। हे ईश्वर, चंडकाल ने किर्गी की सारी यौगिक शक्तियों को अपने शरीर में सोख लिया है। अब स्वर्णनगरी तो क्या, पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है धनंजय? अगर चंडकाल के हाथ से लाल हीरे वाला मंत्र दंड निकल जाए तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। तुम दोनों यहीं रुककर चंडकाल पर निगाह रखो, मैं भी आया। अपना अपना प्लान मैं आने के बाद समझाऊंगा। पर अब जिसका सामना पूरा ब्रह्मांड भी नहीं कर सकता, उसका मुकाबला ध्रुव कैसे करेगा? ध्रुव के पास जो विलक्षण दिमाग और जबरदस्त इच्छा शक्ति है, उसके सामने बड़ी से बड़ी ताकतें भी बेकार है जिंगालू। मुझे पूरा यकीन है कि ध्रुव के पास कोई न कोई योजना तैयार है। चंडकाल अब तक नहीं इन तीनों को देख नहीं पाया था। किर्गी की शक्तियां तो मुझे मिल गई, अब मैं इसका शरीर अपने साथ ले जाकर अपनी शक्ति साधना की तैयारी कर लूं। मेरे रहते तुम किर्गी को हाथ भी नहीं लगा सकते चंडकाल। धनंजय, तू जिंदा बच गया कैसे? पर कोई बात नहीं, अब मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि मैं पूरी देव जाति को मसल सकता हूँ। तुम बहुत गर्मी में आ गए हो चंडकाल, मैं तुमको जरा सा ठंडा कर दूं। धनंजय ने शीत किरणों की मदद से चंडकाल को बर्फ में ढक दिया। च ऐसे खेल तो मैं बचपन में खेला करता था। एक मामूली से मंत्र से मैं गर्मी पैदा कर दूंगा और तुम्हारी बर्फ उड़नछू हो जाएगी। यह तो शुरुआत थी चंडकाल, मेरा मकसद तो तुमको स्वर्ण पास में जकड़ना है, जिसकी पकड़ से कोई छूट नहीं सकता। तो तुम आज यह दुर्लभ दृश्य भी देख लो धनंजय। आश्चर्य, इसने मेरे स्वर्ण पास को कच्चे सूत की तरह तोड़ डाला और अब यह हमेशा की तरह वापस जुड़ भी नहीं रहा है। अब मैं तुमको एक कीड़े की शक्ल में बदल दूंगा, उस रूप में तुम मुझे ज्यादा अच्छे लगोगे। इतना घमंड अच्छा नहीं है चंडकाल। तुम्हारी जादुई शक्तियों का मुकाबला करने के लिए धनंजय के पास और भी वैज्ञानिक शक्तियां हैं। मैं इसका मुकाबला और ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। आखिर ध्रुव योजना पर काम शुरू कब करेगा? ध्रुव आ चुका था, कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही में खड़ा हुआ एक विशाल सीमेंट मिक्सर लेकर। धनंजय ने चंडकाल का पूरा ध्यान उजागर रखा हुआ है। जिंगालू ने एक भीषण मुक्के से चंडकाल के पैरों के ठीक नीचे का प्लेटफॉर्म चूर चूर कर दिया। धड़ाक। और चंडकाल नीचे इंतजार करते विशाल सीमेंट मिक्सर के मुंह में आ गिरा। अगले पल मिक्सर पूरी गति से घूमने लगा और साथ ही साथ चंडकाल का सिर भी 1 मिनट में हजारों चक्कर खाने लगा। गर्र, ओ, और उसका सिर भी। मेरा सिर घूम रहा, चक्कर आ रहे हैं, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ? मेरी शक्तियाँ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम आराम से इसका मंत्र दंड ले सकते हो धनंजय। देखा, चंडकाल कभी मना थोड़े ही करता है। ओह, अब तो मुझे वह उल्टियाँ भी आनी शुरू हो गई है। वाह, क्या करूं, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। अरे याद आया, मैं विस्फोट तंत्र का प्रयोग करके यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। घर्र और भड़ोम। कहाँ गया वह गिद्दड़? और मेरा मंत्र दंड कहाँ है? गिद्दड़ तो इस वक्त तुम लग रहे हो चंडकाल। तो तुम तीनों जिंदा बच गए और मेरा मंत्र दंड भी तुम लोगों ने ले लिया। पर चंडकाल के पास और भी भयानक शक्तियां मुझको, जो तुम लोगों के चिथड़े उड़ा देने के लिए काफी है। कड़ाक। पर तुम्हारी इन भयानक शक्तियों का सामना करने के लिए मेरी वैज्ञानिक शक्तियां भी काफी हैं। ओह, मेरा वार बेकार हो गया और अब तुम्हारा जबड़ा भी बेकार होने वाला है चंडकाल। तोड़। इस समय तुम तीनों की सम्मिलित शक्ति मुझसे ज्यादा है, इसलिए अभी यहाँ से भागना ही बेहतर है। ओह, यह धुआं बन रहा है, अब तो इसे पकड़ा भी नहीं जा सकता। यह हमारे हाथों से बच निकलेगा। हा हा हा। शांत धनंजय शांत, मेरे पास इसकी भी काट है। यह शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर, इसका स्विच ऑन होते ही यह धुएं रूपी चंडकाल को अंदर खींचकर कैद कर लेगा। मुझे मालूम था कि सारी तरकीबें बेकार हो जाने के बाद चंडकाल धुआं बंद कर ही भागने की कोशिश करेगा।
मुझे बाहर निकालो। जब तक मैं इस डिब्बे में कैद रहूंगा तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकता। निकाल लेंगे पहले, इतनी जल्दी भी क्या है। पहले लाल हीरे के जरिए किरगी की शक्तियां वापस उसके शरीर में पहुंचा दे, फिर तुमको स्वर्ण नगरी में ले जाकर कैद खाने में छोड़ देंगे। और फिर चंडकाल से लाल हीरा वापस लाने के लिए धन्यवाद ध्रुव। पर तुमको चंडकाल को हराने के लिए इस योजना का ख्याल कैसे आया ध्रुव? इसका आइडिया मुझे तुमसे मिला धनंजय। जब चंडकाल का चक्रवात हमको हवा में उड़ाकर लिए जा रहा था तो सिर घूमने के कारण तुम अपनी शक्तियां केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। उसी से मुझे ख्याल आया कि अगर चंडकाल को भी ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाए तो वह भी अपनी शक्तियां केंद्रित नहीं कर पाएगा और उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। तुम्हारी बुद्धि और बल के सामने हमारी असाधारण शक्तियां भी बेकार है ध्रुव। तुमने चंडकाल के हाथों से केवल लाल हीरे को ही नहीं बचाया ध्रुव, बल्कि तुमने पूरी मानव जाति और ब्रह्मांड को भी एक भयानक खतरे से बचाया है। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ वीर योद्धा। आप मुझे शर्मिंदा करें कृगि देव। और फिर धनंजय, जिंगालू और निंजा कृगि अपने अपने स्थानों को लौट चले। पृथ्वी के वासी शायद इस कहानी को कभी जान नहीं पाएंगे कि पृथ्वी और ब्रह्मांड विनाश के कितना करीब पहुंच गए थे और उनको बचाने वाला था एक जांबाज और बुद्धिमान युवक, सुपर कमांडो ध्रुव। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये जिस समय कॉमिक्स आई थी उस समय सुपर कमांडो ध्रुव नंबर 1 हीरो था राज कॉमिक्स वालों का, और नागराज इसके सामने कहीं भी नहीं टिकता था। और जब ये कॉमिक्स आई थी उसमें बहुत से बच्चे सुबह 6-7 बजे जाके लाइन लगा लेते थे दुकानों पे कि आज ये कॉमिक्स आने वाली है, और इसका इंतजार करते थे वहाँ पे कई कई घंटे। और भी बहुत सारी कहानियाँ ध्रुव के कॉमिक्स होगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।